आयोजक हैं असली मसाले सच सच एमडीएच। जी हाँ, सुबह प्राइम टाइम आफ्टरनून लेकर हाजिर है दर्शकों। अमेरिका ईरान जंग में एक बड़ा अपडेट है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आग कुछ समय के लिए धीमी पड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की चिंगारी एक बार फिर भड़क चुकी है। ईरानी हमले से कुवैत की नींद उड़ गई है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। पूरे देश में सायरन की आवाज गूंजने लगी। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुवैत की सेना तुरंत हरकत में आई और हमलों को रोका, वरना कुवैत में भारी तबाही होती। ईरान ने कुवैत में ही नहीं बल्कि बहरीन और सऊदी अरब में भी बड़े हमले किए हैं। ईरान की ओर से किए गए हमलों को कुवैत के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए अपनी संप्रभुता सोवेनिटी का उल्लंघन करार दिया। कुवैत में हमले से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और ट्रंप एक बार फिर ईरान पर जोरदार अटैक कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप बातचीत के जरिए इस जंग को समाधान के रास्ते पर दहलीज पर ले जा रहे थे, लेकिन इजराइल ईरान पर हमले रोकने के खिलाफ था। ऐसे में इजराइल को बड़ा मौका मिल जाएगा। अमेरिका इजराइल फिर से ईरान पर हमले कर सकते हैं। वहीं ईरानी सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं। फिलहाल इस संकट का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल व्यापार का रास्ता इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का असर सीधे दुनिया भर के तेल बाजार पर पड़ सकता है। हालात बिगड़ने पर आर्थिक और मानवीय दोनों तरह की चिंताएं बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका ईरान टकराव का कहीं पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में न ले ले, क्योंकि कुवैत पर मंडराता खतरा इस बात का संकेत है कि यहां संघर्ष अब सीमाओं से बाहर निकलकर क्षेत्रीय सुरक्षा संकट के रूप ले सकता है। दर्शकों, ग्राफिक्स पर आते हैं। आपने पूरा मामला देख लिया। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब पर हमले हुए हैं और बड़ा मसला यह भी है दर्शकों कि अब हो सकता है कि अमेरिका रिटेलिएट करे, क्योंकि तमाम जो फौजी अड्डे हैं कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में, उस पर ईरान ने हमले किए हैं। कुवैत पर हमले क्यों हुए, सबसे पहले उसकी वजह जान लीजिए दर्शकों कि कुवैत को निशाना क्यों ईरान ने बनाया है। कुवैत में अमेरिका के बड़े फौजी अड्डे, सैन्य अड्डे हैं, उनके फाइटर जेट्स वहां पर हैं, उनके सैनिक वहां पर रहते हैं, इस वजह से ये हमले हुए हैं। जी हां, जवाब में अमेरिकी बेस पर ईरान हमला कर रहा है। ईरान का आरोप है कि कुवैत से किए जा रहे हैं हमले, जबकि ऐसी खबरें बिल्कुल नहीं। कुवैत से कोई हमला नहीं हुआ है। जो इंटेल हमें मिल रही है ये जानबूझकर आग भड़काने की कोशिश है आईआरजीसी की। जवाब में अमेरिकी बेस पर ईरान हमले कर रहा है। अमेरिकी बेस पर हमले करने का मतलब क्या है? जब बातचीत चल रही है, जब वहां पर बातचीत के जरिए चीजें ठीक करने की कोशिश हो रही है, ईरान प्रतिशोध में कुवैत बेस को निशाना बना रहा है। अगर अमेरिका भी दोबारा हमले शुरू कर दे दर्शकों, तो जरा सोचिएगा ईरान की हालत क्या होगी। हालांकि ईरान ने भी बहुत सारे मिसाइल खेप अपनी तैयार कर रखी है अमेरिका इजराइल को सबक सिखाने के लिए। कुवैत में ईरान ने तबाही मचाई है। जरा कुवैत के डिटेल्स पर आते हैं दर्शकों, आपको मैं बताता हूं कुवैत में क्या चल रहा है। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। कई राउंड्स वहां मिसाइल फायर की गई हैं, ड्रोन से भी अटैक हुआ है। जो वहां पर सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनसे हमला हुआ है। एयरपोर्ट के पास ईंधन टैंकों में हमला किया गया है ताकि वहां पर ज्यादा क्योस मचाया जा सके, क्योंकि पब्लिक वहां पर रहती है, स्टाफ वहां पर रहता है, हजारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट्स पर काम करते हैं, इसीलिए वहां पर हमले हो रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद वहां पर जो एयरपोर्ट का अंदर का इलाका है वहां पर हमले की कोशिश हुई है। हालांकि कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत सारे हमले को नाकाम किया है। कुछ वक्त के लिए उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अब जरा सोचिए, जो फैमिली और परिवार वहां पर टेक ऑफ के लिए पहुंचे होंगे और तभी एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है, वहां पर क्या क्योस होगा। डिफेंस सिस्टम के चलते अधिकतर हमले नाकाम किए गए हैं। डिफेंस सिस्टम कुवैत के पास भी है, इजराइल के जरिए उन्हें भी मिला और उसी के जरिए बहुत सारे हमलों को नाकाम किया गया है। कुवैत में पूरे देश में सायरन गूंज रहे हैं, क्योंकि ये जो रॉकेट हमले और ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये हवाई हमलों में बहुत सारे लोग दहशत ज़दा हैं। लोगों में दहशत है और अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई सेफ जगह जाना चाहता है, हर कोई बंकर में छिप रहा है। पूरे के पूरे देश में इस वक्त क्योस मचा हुआ है। बहरीन में भी हमले की कोशिश हुई है। बहरीन के संवेदनशील इलाकों में वहां पर हमले हुए हैं और आग लगी है उन इलाकों में जहां पर पब्लिक ऑफिसेज हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वहां पर हमले हुए हैं। सऊदी अरब में भी ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। सऊदी अरब से भी खबर आ रही है बहरीन के अलावा कि सऊदी अरब में भी सुसाइड ड्रोन के जरिए हमले हुए हैं और सऊदी अरब ने भी एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिव कर रखा है। इसलिए 2 ड्रोन जो हुए हैं, जो हमले हुए ड्रोन के जरिए, उनको नष्ट किया गया। दर्शकों, ईरानी अटैक में महातबाही के संकेत कैसे मिल रहे हैं, जरा ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको मैं वो भी समझा देता हूं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। शांति वार्ता के बीच ईरान ने हमला किया, जबकि वहां पीस टॉक चल रहे हैं। अमेरिका ने भी थोड़े हमले कम कर दिए पिछले 4-5 दिनों की, अगर आप रिपोर्ट देखें खाड़ी से। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से हमला किया गया है। समझ में ये नहीं आ रहा है, जब अमेरिका ने हमले रोके, बातचीत चल रही है, तो कुवैत, बहरीन और सऊदी को निशाना ईरान क्यों बना रहा है? अमेरिका के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश है कि अमेरिका से तनाव बढ़े, फिर से हमले हो, क्योंकि आईआरजीसी पूरी तरह से तबाही के मोड में ऑन हो चुका है। अब वो वही चाहता है इजराइल को हमलों का मौका मिलेगा अगर ये ऐसे हमला करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एलाइज इजराइल के भी दोस्त हैं मिडिल ईस्ट में, तो फिर इजराइल भी हमले करना शुरू कर देगा ईरान पर अपने एलाइज को बचाने के लिए। अमेरिका भी हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे फौजी अड्डे वहां पर हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान, इराक,
इराक में, कुवैत में, जॉर्डन में और भी बहुत सारे, सऊदी अरब में भी बहुत सारे फौजी अड्डे अमेरिका के हैं। तो अगर वहां पर हमले हो रहे हैं तो फिर अमेरिका भी रिटेलिएट कर सकता है। अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लेकर आए, वो भी आपको हम दिखा देते हैं ग्राफिक के जरिए। दर्शकों देखिए, अमेरिका का जो बजट है वो $831 बिलियन का डिफेंस बजट है। ईरान का तो बहुत कम है, $9 बिलियन, इज वेरी स्मॉल। उनके पास 13 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, इनके पास 6 लाख से ज्यादा। उनके पास 8 लाख के आसपास जो है रिजर्व सैनिक, इनके पास 3.5 लाख हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें तो 13,000 ज्यादा एयरक्राफ्ट है, इनके पास 500 से ज्यादा हैं। 1700 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 1000 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर, 4000 से ज्यादा टैंक्स, 4 लाख से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल, 400 से ज्यादा नेवी फ्लीट, 11 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर, 66 सबमरीन्स। और इनकी तुलना अगर की जाए तो इनके पास सिर्फ आर्म्ड व्हीकल और सबमरीन्स इनके पास थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी तो सब में ये बिल्कुल जीरो है अमेरिका के आगे। फिर भी देखिए, जंग करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। ये डेटा बताता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप बातचीत के जरिए चीजों को ठीक करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब आप कुवैत में, बहरीन में, सऊदी में हमला कर रहे हैं, फिर अमेरिका भी अपने एलाइज को बचाएगा और इजराइल के भी जो अभी नए नए मित्र बने हैं जीसीसी कंट्रीज में, वो भी अपने एलाइज को बचाने की कोशिश करेगा। यानी जानबूझकर ईरान इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पिछले 5 दिनों से हमले नहीं किए हैं। चलिए, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट के हालत हाजिर है, उनके सिचुएशन के बारे में बात करें। जो स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ, इज डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी भी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। मनन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। ये तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने हमले रोक दिए थे, फिर अचानक से ईरान जागा सुबह सुबह और उसने बहरीन, कुवैत, सऊदी सब जगह हमले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है अनुज सर कि जो सिविलियन इलाके वहां पे हमले हुए हैं, अमेरिकी फौजी अड्डों पे हमले नहीं हुए, ये सारे सिविल इलाकों में हुए हैं। जो उनका एयरपोर्ट है, सिविलियन एयरपोर्ट, वहां पर एक भी अमेरिका का फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर, वहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है। सिविलियंस से वहां पर मारा है और बहुत सारे पैसेंजर प्लेन्स को भी नुकसान पहुंचा है। तो आग भड़काने की कोशिश कर रहा है आईजीसी खुद, जो ठंडी हो रही थी अभी। जय हिंद अमित। देखिए, इस पूरे संघर्ष के दौरान कुछ पार्टियां ऐसी हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति को अपना रहे हैं जो कि इस युद्ध को खत्म होने नहीं देना चाहते। राइट। देखिए, आज ईरान का जो सिस्टम है वो डी फैक्टो आईआरजीसी के गिरफ्त, कब्जा भी नहीं कहूं, गिरफ्त में है। और आईआरजीसी जो संगठन है, हमने कई दफा इसके बारे में बात करी। आईआरजीसी एक ऐसा आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कट्टरपंथी इस्लामिक रजीम के प्रति अपनी एलिजियंस रखता है। वो ईरान की सेना नहीं है और ये विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। अमेरिका ने इसको आतंकवादी संगठन माना है, यूरोप के कई देशों ने इसको आतंकवादी संगठन माना है। तो ये जो आईआरजीसी है वो एक आतंकवादी संगठन अगर कहें तो उसकी गिरफ्त में पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं। ये जो खबर कल उठी थी, मैं आपको इससे कनेक्ट करना चाहता हूं। दोबारा हम लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं समय में। खबर जो उड़ी थी कि ब्रजेश क्यान ने रेजिग्नेशन दे दिया है, उसकी वजह भी यही थी कि उनको भी ये लग रहा है कि जो ईरान के हित में है वो शायद इस आईआरजीसी के बदला लेने की जो उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर उनकी महत्वाकांक्षा बदला लेने की बनी हुई है। क्योंकि मुस्तफा खामनी के पिताजी को, उनको सबको, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। आज आप देखिए कि आईआरजीसी की जो कमान है वो एक ब्रिगेडियर के हाथ में। इसका अर्थ यह है कि जितने भी जनरल्स थे आईआरजीसी में उसको खत्म कर दिए गए। तो इनको ये लगता है कि अगर ये बंद हो गया और पूरी बातचीत शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सरेंडर तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस मोड में आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से वो इस चीज को दोबारा रखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। अब उनका बिल्कुल एक सिस्टम क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमला होगा उसका जवाब देंगे। आप देखिए, ये बात सत्यापित की जा सकती है। लगभग 60 से 70% ईरान को नुकसान हो चुका है। उसकी थल सेना में तो कोई खास नहीं, वायुसेना और नौसेना लगभग समाप्त हो चुकी है। उसको लगातार आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन 250% के आसपास पहुंच गया है। जिस प्रकार का ब्लॉकेड लगा हुआ है, इस ब्लॉकेड से उनकी आयात निर्यात की क्षमता बहुत कम हो गई है और बहुत ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ यह कि एक ऐसे स्टेज में ईरान आ चुका है, आईआरजीसी समझता है अपने आप को कि दे हैव नथिंग टू लूज।
जब आपने इतना मार लिया तो और 10-20 हजार बम गिरा लो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस जब ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी आपकी आ जाती है, तब आप कोई भी एक्शन गलत हो या सही हो वो लेने से पीछे नहीं हटते। तो उनकी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो बदला लेना है, और बदला लेने के अलावा अमेरिका की दो बातों को कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं मानना है, परमाणु संवर्धन और हॉर्मूज। तो जब तक इस प्रकार का आपका वो रहेगा, तो मुझे लगता नहीं कि कोई किसी तरीके की शांति वार्ता की संभावना है। और अब जो सिविलियन एरियाज में खाड़ी देशों पर हमले हुए हैं, उससे एक और चीज की वो बढ़ गई है संभावना, और वो ये संभावना है कि शायद वो खाड़ी देश जिन पर हमले हो रहे हैं वो भी खुल करके इस युद्ध में शामिल हो जाएं। और अगर वो हो गया तो मेरे हिसाब से वो ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो आने वाला समय बताएगा क्या है, लेकिन ईरान एक बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है आज की तारीख में, और उनको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और वो इसी वजह से वो किसी न किसी तरीके से मदद चाहते हैं। आपने अगर सुना हो तो कुछ कल या आज उन्होंने पाकिस्तान से दोबारा मदद मांगी है। अब पाकिस्तान से क्या मदद मांगी है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से यही मदद मांगी होगी कि आप अमेरिका के पास जाकर के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखें और इसको किसी प्रकार से खत्म किया जाए। ये हो सकता है ईरान की सरकार का स्टांस हो, लेकिन बात वहीं की वहीं आती है। जब आपकी पूरी सिस्टम जो है आईआरजीसी के गिरफ्त में है, तो होगा वही जो आईआरजीसी चाहेगी। और आईआरजीसी जब तक उनका बदला पूरा ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तब तक वो इस युद्ध को समाप्त होने देना नहीं चाहते। ऑलराइट सर, मनन सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। इट्स वेरी क्रूशियल थिंग व्हिच माथुर सर इज टेलिंग अस। एक चीज देखिए सर कि वहाँ के जो पॉलिटिकल रेजिम है वो तो हमें सबको पता है कि वो सिर्फ एक स्टैम्प की तरह है, कोई वहाँ पर कोई डिसाइड नहीं होता। जब से वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया सर, आप भी फॉलो कर रहे हैं ईरान को, तो वहाँ पर जो होता है आईआरजीसी और खामनेई और खलीफा ही डिसाइड करते हैं। अब देखिए जो पॉलिटिकल रेजिम है वो छटपटा रही है कि सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए, क्योंकि उन पॉलिटिकल रेजिम्स की फैमिली भी है, वो जो नेता हैं सर उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी लोग हैं, तो वो जानते हैं कि ये पूरा देश जल जाएगा। लेकिन आईआरजीसी से कोई मतलब नहीं है। आईआरजीसी लोगों को AK-47 सड़कों पर बांट रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, लोगों के दिमाग में पॉइजन फीड कर रहे हैं अमेरिका को लेकर, इसराइल को लेकर। ये जंग दो देशों की है, देशों के नागरिकों की नहीं है। इस जंग को अब नागरिक बनाम नागरिक करने की कोशिश में आईआरजीसी लगा हुआ है। और देखिए शांति थी 4 दिन से 5 दिन से, अमेरिका ने एक भी बम वहां नहीं गिराया, और बातचीत बैकडोर डिप्लोमेसी की बातचीत चली थी मनन सर। लेकिन देखिए फिर से नाटक शुरू कर दिया आज सुबह, और जितने मिडिल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज हैं सब जगह हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है ये खुद सुसाइड करना चाहते हैं, इनको मरने का मन है, ये मानना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो ईरान जो कर रहा है बहुत ही कामीकाज है, और बहुत ही सुसाइडल मैनर में अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी डिप्लोमेसी और अपनी मिलिट्री पॉलिसी बना रहा है। राइट। क्योंकि अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टेटमेंट्स को देखें तो उसमें हम पाएंगे कि पिछले 2 दिनों से वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से सीज फायर लागू करने के लिए और नेगोशिएशन टेबल पे तो आ ही चुके हैं, पर किसी तरह इस युद्ध को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए अमेरिका तैयार है। पर ईरान के अगर हम इस्माइल बागेई हैं जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बात बोली है कि जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान के ऊपर युद्ध ठोक दिया है, जिस तरीके से बहुत कम बार ऐसा होता है कि इजरायली फोर्सेस बड़े क्षेत्र को कब्जे में ले लेती हैं या बिल्कुल कवायद करके और मैन टू मैन कॉम्बैट करके लेबनान के क्षेत्रों पर अटैक करती हैं। तो क्योंकि ऐसा हुआ है तो ईरान ने जो अपना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने और वैश्विक राजनीति के कर्णधारों के सामने, वो ये दिया है कि इजराइल को अपना पूरा एग्रेशन लेबनान से और हिजबुल्लाह से वैकेट करना पड़ेगा। और जब तक इजराइल अपना एग्रेशन और अपनी थल सेना को लेबनान से वैकेट नहीं करता है, तब तक अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत मतलब युद्ध को खत्म नहीं किया जा सकता है और बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा हमें एक और परिप्रेक्ष्य देखना चाहिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से उनका बड़ा ही हीटेड एक्सचेंज हुआ है बेंजामिन नेतान्याहू के साथ, और उन्होंने नेतान्याहू को बहुत समझाया है और उनको इंस्ट्रक्ट किया है,
उन पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है कि लेबनान में जो आईडीएफ कर रहा है उसको पूरी तरीके से रोका जाए। और एक तरीके से लेबनान रोका भी गया है कि सदर्न बेरूत तक पहुंच गए थे, के आसपास तक पहुंच गई थी इजरायली सेना। अब वो वहां से विड्रॉ कर रही है, या कम से कम उसने अपने आप को रोक लिया है। तो मुझे लगता है कि इजराइल भी एक ऐसा फैक्टर सामने बनकर आ रहा है। और ये जानना हमारे लिए यहाँ पर काफी मुश्किल है कि बेंजामिन नेतान्याहू और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप में क्या बातचीत हुई, जबकि ट्रंप साहब ने बोला है कि उन्होंने बहुत हेवीली प्रेशराइज किया है। तो ये जो एलाइज हैं इजराइल और अमेरिका, इनको भी देखना चाहिए। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि बेंजामिन नेतान्याहू एक बिगड़े हुए बच्चे, एक रिबेलियस यूथ की तरह अमेरिका के साथ एक्ट करते रहे हैं, जहां पर बाइडेन ने भी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ साल वर्षों पहले भी इजराइल के नाक में लगाम डालने की, नकेल डालने का प्रयास किया। पर बेंजामिन नेतान्याहू और इजरायली एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि ये बात बिल्कुल जनरल साहब सही कह रहे हैं कि अब ये तो जीसीसी के कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, बहरीन, कतार और कुवैत, जो करंट में लेटेस्ट अटैक किया गया है उनके सालेम एयर बेस पे और कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, इनको भी अब कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि इनफ इज इनफ। मतलब ये कि अभी तक रोने चिल्लाने और कल्पने से काम चल जाता था ईरान के प्रॉक्सीज के अगेंस्ट, पर जब बहरीन, कतर और कुवैत के ऊपर अटैक किया गया है, जो कि लगातार हो रहे हैं, पर ये एक तरीके का बहुत बड़ा सीज फायर का उल्लंघन है ईरान द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो ईरान की और खुमैनी की जो केओस की और एनार्की लाने की जो स्ट्रेटेजी है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी देर में करता हूं। कुवैत और बहरीन और जीसीसी को रोकना पड़ेगा। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगा यार सर। ठीक है माथुर सर, मुझे अब लगता है कि अभी तक जो जीसीसी कंट्रीज अभी ईरान को नमस्ते प्रणाम कर रही थी कि भैया हमले मत करिए, सऊदी भी बहुत एक बहुत कंट्रोल्ड मैनर में कम्युनिकेशन कर रहा था, जॉर्डन भी, कुवैत भी, सब कह रहे भाई आपको लड़ाई आपकी अमेरिका इजराइल से, हमें नुकसान मत पहुंचाइए, आपको मारना है फौजी अड्डों पर मारिए। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जितने भी हमले ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में किए हैं अनुज सर, उन सब में सिर्फ सिविलियंस का नुकसान हुआ है। अमेरिकी फौजी अड्डों को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, अमेरिकन एम्बेसीज को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि अमेरिका पहले से तैयार था। उनको पता था कि हमारे लोगों को, सीआईए के हेडक्वार्टर्स जो भी मिडिल ईस्ट में है वो सब अंडरग्राउंड थे, सबको पता था कि हमें मारेंगे, हमारे पर हमला करेंगे, वो बिल्कुल महफूज हैं, बहुत सुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि अब जीसीसी कंट्रीज भी ईरान के खिलाफ एकजुट होने जा रही है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मुझे लगता है कि उनके लोगों को मार रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को खराब कर रहे हैं, उनका बिजनेस तबाह कर रहा है ईरान। तो मुझे लगता है ये सारी जीसीसी ऐसा ना हो एक कार्टेल बने विद इन मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। देखिए अमित, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पहले भी मैंने कही ये बात कि वैसे भी जो मिडिल ईस्ट के, ये जो वेस्ट एशिया की ये इस प्रकार अरब नेशंस हैं, उनका नेचुरल ईरान के साथ 36 का आंकड़ा अगर आप चाहें तो कह सकते हैं। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको, ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको कि वहां के लोग, वहां के संभ्रांत लोग ये बात मानने को तैयार हैं इस लेवल तक कि हमें जितना खतरा ईरान से है शायद उतना खतरा इजराइल से भी नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई बड़ी बात कह दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं ईरान क्या चाहता है। पिछले 47 वर्षों से ईरान की क्या महत्वाकांक्षा है। ईरान चाहता है कि इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र का वो दादा बने और इस्लामिक उम्मा का भी सबसे बड़ा सरगना वो बन जाए। तो मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर हालात बन रहे हैं, उनसे आप देखिए, ये अभी भी आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो यमन हूथी और सऊदी अरब का जो युद्ध है, उसका स्टेटस आज भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इसको माना जाता है। पिछले 14 साल से, 13 साल से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। और हूथी कौन है ये सारी दुनिया जानती है, ईरान का एक प्रॉक्सी है। तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान और सऊदी अरब एक अच्छे खासे युद्ध में पिछले 13 साल से लिप्त हैं। उसी प्रकार से जो और भी कई जगह पर ईरान के, जो जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं और वो वहां पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, कोई भी जगह हो, तो उस जगह से उन लोगों में भी नेचुरल डिसरिगार्ड आ रहा है ईरान के लिए। अब इस प्रकार का जो हमला हो रहा है,
वो हमला अगर सिविलियन जगहों पर हो रहा है तो ईरान इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। पहले तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई हम अमेरिका के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब दो बातें हैं, पहली बात तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया 5 दिन से, फिर आप किस बात का बदला ले रहे हैं, रिटेलिएशन भी नहीं है। और दूसरा, अगर करना है तो आप जाकर के अमेरिका की जहां ताकत है वहां फायर करिए। आप अमेरिका ने इतने सारे युद्धपोत लगा रखे हैं, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर हैं, जाके उन पे हमला करो। बिल्कुल, वो आपकी हिम्मत नहीं है। तो आकर के आप सिविलियन एरियाज को, जो डिफेंसलेस लोगों को के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, ये इस आतंकवादी विचारधारा की, इस आतंकवादी सोच की बहुत बड़ी मान्यता हमेशा से रही है। और वो हमेशा से निशस्त्र लोगों के ऊपर हमले करते हैं। आप जनवरी में देखिए 30-40 हजार अपने खुद के लोगों को इन्होंने बेरहमी से खत्म कर दिया, कितने लोगों को इन्होंने फांसी चढ़ा दिया ओपन। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें मुझे लगता है ईरान के खिलाफ जाने वाली हैं। और एक बात मैं और बता देता हूं आपको कि ईरान की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, पहले वो ईरान $800-500 पता नहीं बिलियन डॉलर मांग रहा था, फिर वो $100-150 बिलियन पे आ गया, अब कहता है 8-10 बिलियन डॉलर ही हमारे क्लियर कर दो। इससे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ईरान की जो हालत है वो बहुत पस्त है। और इस परिस्थिति में अगर वो इस तरीके के और चीजें बढ़ाएगा करेगा तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ईरान के जो हुक्मरान हैं उनको अपने ये जो इनका जिहाद से जन्नत का सफर होता है ना, जिहाद से जन्नत का जो सफर का जो इनके अंदर जुनून है, उस जुनून के चलते कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने 5 जनरेशन तो अपने ईरान की वैसे ही खत्म कर दिए। आप देखिए 1980 जब से इराक के साथ युद्ध हुआ है, 1979 के बाद से, और आज क्या परिस्थिति है वहां पर, और इस युद्ध में झोंक रहे हैं। इससे निकलने की बजाय आप और उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। Right. इनको IRGC की गिरफ्त से निकलना पड़ेगा अमित, अन्यथा ईरान को नुकसान होता रहेगा। राइट, बनन सर, आई कम अक्रॉस टुवर्ड्स यू। अभी जैसा कि अनु सर बता रहे हैं, ये IRGC दे आर बिहेविंग लाइक अ टेररिस्ट, टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक सैनिक संस्था, एक सैन्य संस्था है। दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी जाकर ईरानी कहते हैं कि IRGC दुनिया के सबसे शांति प्रिय सेना है। लेकिन देखिए, आप हिजबुल्ला, हूतीज को, प्रॉक्सीज को, हमास प्रॉक्सीज को आप फंड कर रहे हैं, और आपने अपने ही देश में एक नया हिजबुल्ला और हूती का इतना बड़ा रेजिम बना रखा है, जो कहने को तो देश के सैनिक है, लेकिन वो बर्बादी और तबाही पे तुले हुए हैं। ये तो खुद आतंकवादी हैं सारे के सारे IRGC वाले। ये खुद को सेना क्यों कहते हैं? देखिए, ये बात मैं आपके चैनल पे भी और अपने आर्टिकल्स में, अपनी किताबों में पिछले 20-25 साल से मैं लिखता आया हूं कि अगर कोई रोग स्टेट एक्टर है, और हमें हिचकना नहीं चाहिए प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के नॉमेनक्लेचर को यूज करने में। ईरान एक तरीके से रोग स्टेट एक्टर है, और जो राष्ट्र की जो परिभाषा होती है, सॉवरेनिटी, टेरिटरी, बॉर्डर और संप्रभुता, सॉवरेनिटी, उससे परे पाकिस्तान और ईरान जैसे राष्ट्र निकल चुके हैं। अब किसी न किसी कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक मनसाहत के बल मानस के तहत हमारी सरकार ने भी आराघी को होस्ट किया। उसके अलावा हमने अपोजिट टीम जो है, जो मार्को रूबियो आए जो अभी, उनको भी होस्ट किया। पर कहने का मतलब ये है कि ये बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो प्रॉक्सी वॉर को जो स्टार्ट किया है, तो एक तरीके से राष्ट्र, क्या ईरान एक राष्ट्र है? कोई ऐसा राष्ट्र आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हो सकता है कि वहां पे IRGC जैसा एक आतंकवादी और एक इंसर्जेंट एक्टर वहां पर रूल करे और वहां पर डिसाइड करे कि प्रोटेस्ट मूवमेंट कितना, वहां के प्रोटेस्ट मूवमेंट को, वहां के जेनजी के मूवमेंट को कितनी फ्रीडम दी जाए और कितनी नहीं दी जाए? तो कहने का मतलब यह है कि ईरान भी एक आतंकवादी ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, और जिस तरीके से रॉयल्टी और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से धर्म के नाम पर आंका जाता है, जैसा कि कुवैत पे अटैक किया, कुवैत में भी यही प्रॉब्लम है। तो उसके देखते हुए हम ये कहेंगे कि भले ही वो हिजबुल्ला हो लेबनान में, हुतीज हो यमन में, कर्ड्स हो या और प्रॉक्सी नेशंस हो, पिछले 10-15 वर्षों से पूरी की पूरी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को, बहरीन को, कतर को और कुवैत को इन्होंने परेशान किया है और इन लोगों ने खत्म किया है। अंतिम बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट अटैक हुआ है कुवैत पे, तो कुवैत को अगर हम देखें तो कुवैत के जो संबंध है ईरान से वो भी खराब रहे। और जब 1979 में जब ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ,
तब भी कुवैत अमेरिका के साथ था। ईरान इराक वॉर में जब 80 के डेकेड में जब युद्ध हुआ, तब भी कुवैत इराक के फेवर में बोला। और इन सब चीजों के चलते तहत फिर भी ऐसा हुआ कि 1991 के इराक वॉर को, पर्शियन गल्फ वॉर को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि भले ही वहां आक्रांता देश ईरान नहीं रहा, पर इराक रहा आक्रांता देश। पर जिस तरीके से वहां पे कब्जा किया, वहां की पूरी ऑयल वेल्थ को नष्ट किया, उसको ऑयली मतलब उसको मिक्स करके खराब कर दिया गया। और एक बहुत बड़ी घटना हुई कि कुवैत के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर छोटे छोटे नवजात शिशु रखे जाते हैं, जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, उन इंक्यूबेटर्स को डिस्कनेक्ट किया गया, उन इंक्यूबेटर्स को तोड़ा गया। तो इस तरह की जो राजनीति ये जो राष्ट्र करते हैं वेस्ट एशिया में एक दूसरे के कारण, इससे कहीं ना कहीं मानवीयता का हनन होता है। और कुवैत को हम देखें, ठीक है मनन सर, आई एम वेरी सॉरी वी आर लेफ्ट विद नो टाइम, बट आई टेक योर पॉइंट, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। माधुर सर, मुझे लगता है आप भी अग्री करेंगे मनन सर जो कह रहे हैं, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, आप जेनोसाइड कर रहे हैं एक देश का झंडा लगाकर, एक देश का नाम लेकर। इट्स अ प्योर ब्रूटल जेनोसाइड विच ईरान इज डूइंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी सारी इनसाइट शेयर करने के लिए। दर्शकों, यह एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है। स्टे विद अस।